हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर। अब सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं लॉ के अंडर वो समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि लॉ जो है वो किन लोगों पर लागू होती है। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इंटरनेशनल लॉ काफ़ी बोरिंग होती है कई लोगों के लिए, लेकिन इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अम, अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाकर वीडियो को सुने। तो अगर आप इसे अच्छे से सुनेंगे तो एंड तक आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं। बेसिकली क्या कह रहा है वो, मतलब कोई भी एंटिटी जो पोजेस करती है इंटरनेशनल पर्सनालिटी को, उसे सिंपल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इसे ज़्यादा अच्छे से समझाने का क्या मतलब है, इसका तात्पर्य बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि जिस भी चीज़ के ऊपर इंटरनेशनल पर्सनालिटी होल्ड करती है, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है ना, वो चीज़ जो होती है वो बेसिकली क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें थ्योरीज के हिसाब से इसे पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि क्या पोजेस करती है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी पोजेस करती है, और यही पोजेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सनालिटी ही एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि वो इसका सब्जेक्ट मैटर बनेगा। ओपनहियम जो थे उन्होंने बेसिकली क्या कहा, देखो ओपनहियम ने बोला कि इंटरनेशनल पर्सन इज द वन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब कोई भी इंटरनेशनल पर्सन है, अब कौन इंटरनेशनल पर्सन होगा, क्या होगा, वो हम थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो ओपिनियन में सिंपल सी चीज बोली कि जो भी कोई इंटरनेशनल पर्सन है वो सारी राइट्स, ड्यूटी, पावर इंटरनेशनल लॉ की इंजॉय करता है। उस जिस जो भी कोई व्यक्ति है जो कि इंटरनेशनल पर्सन है, जिस पे राइट्स, ड्यूटी और पावर्स जो हैं वो उसको अवेल कर सकता है व्यक्ति, उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो लागू होती है। अब इसमें नोट करने वाली बात ये भी है कि मतलब entities to possess all the rights and duty recognized by international state, ये ज़रूरी नहीं कि उसको सारी की सारी ही राइट्स मिलें। ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरनेशनल जो लॉ है, उसके रूल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इफ एन एंटिटी क्या होती है, कुछ भी हो सकता है। एंटिटी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। इंडिविजुअल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉर्डर से रिलेटेड ट्रीटीज हो सकती हैं, तो ये सारा कुछ एंटिटीज के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इन्होंने एंटिटी स्पेसिफिकली इसलिए भी लिखा है क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करें। तो सिर्फ इतना सा बोल देना कि वो लोगों पर लागू होती है, या सिर्फ इतना सा बोल देना कि वो मतलब नेशंस पे लागू होती है, वो वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। तो जो वर्ड एंटिटी है वो सब कुछ अपने अंदर इनकलकेट कर लेता है। अगर कोई एक एक्ट भी कर रहा है तब भी उस पर इंटरनेशनल लॉ जो है वो लागू हो सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये डायनेमिक इन नेचर है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ जो है वो किसी पर्टिकुलर एंटिटी पे लागू ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो किसी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है तो उस पर नहीं होगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो कंट्री कोई कन्वेंशन में अपने आप को एनरोल करती है तो इन फ्यूचर इट कैन बी एप्लीकेबल टू दैट। तो दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज डायनेमिक इन नेचर। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट मैटर कौन होगा, कोई भी ऐसी एंटिटी जो क्या पोजेस करती है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी पोजेस करती है, वो एक सब्जेक्ट होता है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इसकी लैंग्वेज है, बट आपको समझना ये है कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ वो किन किन लोगों पर, किन किन स्टेट्स पर, किन किन कंट्रीज पर लागू होगी। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं थ्योरीज पर। सबसे पहले थ्योरी आती है रियलिस्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक थ्योरी बहुत ही सिंपल सी बात बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होती है, स्टेट पर लागू होती है। स्टेट यानी कि कंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज पर दिस थ्योरी स्टेट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, स्टेट आर द ओनली बियरर ऑफ
ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चीज़ को मान के चलें अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक थ्योरी, रियल वे में मतलब ये बोल रहा है कि अगर रियलिटी देखी जाए तो असलियत में क्या है, इंटरनेशनल लॉ किस पे लागू होती है, स्टेट पर ही लागू होती है। और इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट राइट कौन क्लेम कर सकता है, स्टेट ही कर सकती है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको रियलिस्टिक थ्योरी बोला। लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज किया, जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये बोला कि अगर ध्यान से देखा जाए तो अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल लॉ है वो एप्लीकेबल जो है वो कंट्रीज पे नहीं, इंडिविजुअल्स पे होती है, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इंडिविजुअल्स के पास होने चाहिए। इसी के साथ आई हमारी फिक्शनल थ्योरी। फिक्शनल थ्योरी में क्या है, फिक्शन समझते हो, यानी कि रियलिटी नहीं होना। इस थ्योरी में बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट था, रियलिस्टिक थ्योरी से बिल्कुल ऑपोजिट। रियलिस्टिक थ्योरी ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ का मेन सब्जेक्ट कौन होगा, स्टेट। फिक्शनल थ्योरी ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ का मेन सब्जेक्ट जो है वो इंडिविजुअल होगा। बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। स्टेट यानी कि कंट्री, और इंडिविजुअल यानी कि हम लोग सिटीजन्स, नॉर्मल पीपल जो होते हैं। तो फिक्शनल थ्योरी बहुत क्लियरली ये चीज़ बोलती है कि ये ऑपोजिट है रियलिस्टिक थ्योरी की। जैसे म्यूनिसिपल लॉ में होता है, यानी कि किसी कंट्री की लॉ में होता है कि वो किस पे एप्लीकेबल होती है, इंडिविजुअल्स पे, और इंडिविजुअल्स के पास ही राइट्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे। बात ये आती है कि हम इसे फिक्शन थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि एट द एंड उसने ये बोला कि अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, चाहे हम इंडिविजुअल को राइट ही क्यों ना दे दें, लेकिन वो क्लेम कहाँ से करेगा, स्टेट के थ्रू करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। तो फिक्शन का मतलब यहाँ ये हुआ, ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ द स्टेट्स आर ओनली ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ दोज हु कंपोज देम। यानी कि ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज की बात हो रही है ना, अगर स्टेट भी बन रही है तो किन से बनती है, लोगों से बनती है। तो अल्टीमेटली मतलब इनडायरेक्ट वे में ये समझाने की कोशिश कर रहा है फिक्शनल थ्योरी में, इसीलिए इसको फिक्शन कहा गया है। इस चीज़ से बिल्कुल जो रियलिस्टिक थ्योरी है उससे क्लियर हो चुका है कि राइट्स और ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस कुछ भी है अगर इंटरनेशनल लॉ में, वो क्लेम कहाँ से किए जा सकते हैं, स्टेट के द्वारा ही किए जा सकते हैं। लेकिन फिक्शनल थ्योरी क्या है, इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए बोलती है नहीं, स्टेट के पास नहीं है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, किसके पास है, इंडिविजुअल के पास है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इंडिविजुअल के पास है। एंड फाइनली हमारी आती है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी जो है ना वो इन दोनों थ्योरीज को रिजेक्ट करता है और एक नया कंसेप्ट लेकर आता है। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि जो आपकी सब्जेक्ट है ना इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बेसिकली कौन होगा, उसके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट कौन होगा, स्टेट होंगे, सिटीजन्स होंगे यानी कि इंडिविजुअल्स होंगे, सारी एंटिटीज़ होंगी। एंटिटीज़ में कौन कौन आ जाएगा, जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं वो सब होंगे। अगर कुछ सालों में अगर हम देखें ना तो बेसिकली जब फंक्शनल थ्योरी की बात करते हैं, फंक्शनल थ्योरी का मतलब है कि फिक्शन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, रियलिटी में मत, कौन है सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ का ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आईसीजे रिपोर्ट 1980 में ये कहा कि कुछ पिछले सालों में ऐसी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट मतलब कि आपको समझ आ गया कि इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ कौन कौन बन गई, ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन वेस्टेड इन सर्टन राइट्स एंड ड्यूटी हैंस, और इसी वजह से हम क्या है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या कह सकते हैं कि ये भी एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हुई, और इन पे भी क्या है, ये भी सब्जेक्ट मैटर हुए, मतलब बेसिकली द सब्जेक्ट हुए ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। जो थ्योरी है ना उसने बस इतनी सी बात कंक्लूड करी कि अगर हम इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स को देखें, मतलब सारा कंक्लूजन, सारा क्रक्स क्या हो गया कि ये कहाँ कहाँ पर बेसिकली लागू होती है, ये लागू होती है मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज़ इसमें किन किन के पास आ जाती हैं, इंडिविजुअल के पास, स्टेट के पास, मतलब ये लॉ किस पे एप्लीकेबल हो जाएगी, इंडिविजुअल्स पे, स्टेट्स पे, और जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो भी इंटरनेशनल एंटिटी है। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने एंटिटी वर्ड को यूज़ किया। की टेक अवे क्या है कि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट है, यानी कि ये कंप्लीटली स्टेट पे निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो गिव अवे भी कर सकती है अपने राइट्स कि भाई हम आपके साथ इस इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो वर्थफुल लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे में और भी इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और
लेबर लॉ से रिलेटेड वीडियोस अपडेट करूँगी। तो अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।